हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 12 का जो कल फिजिक्स का पेपर होने वाला है, इसका सेट 2 का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए हम लोग इसको देखेंगे। क्या पूछा गया है? 7 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है? तो बोला जा रहा है इट इज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर। It is an effective resistance offered by a capacitor when an alternating voltage applied across it. इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले सेट में। दूसरे सेट में क्या आया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसमें क्या बोल रहा है कि इट इज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। इट इज डिनोटेड बाय एक्स सी। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। ये उसका नोटिफिकेशन है। ओके, दैट्स इट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि स्टेट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनता है? तो इन दोनों के बीच का ग्राफ बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा और फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ और न्यू दोनों से डिनोट किया जाता है। ओके, सो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई कांस्टेंट ग्राफ बनेगा बढ़ता हुआ। ठीक है, ये देखो, अगर एक पे रखा तो ये, दो पे रखा तो ये, तीन पे रखा तो ये, सबका सेम बनेगा, इसलिए ग्राफ क्या होता है? सीधा बन जाता है। ओके, ये एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस y के सेक्शन में और x वाले सेक्शन में फ्रीक्वेंसी और न्यू। फॉर्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल ओमेगा 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, एल इज inductance. Okay, XL is equal to XL is directly proportional to frequency और new. That's it. ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग जा रहे हैं व्हाट इज ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। अब सवाल ये है कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल पूछा गया है। सबसे पहली बात, एंड गेट में करते क्या है हम लोग? बहुत सारे गेट हैं, जिसमें से एक एंड गेट है। एंड गेट का मतलब ही होता है, मैथमेटिक्स में देखे तो इनटू बोला जाता है। सो एंड गेट इस तरह का होता है। इसका क्या है डायग्राम, वो देख लो आप। दो इसमें इनपुट होते हैं, ए और बी। ये रहा इसका डायग्राम, डी बना दो। वाई इसमें होता है क्या? एंड गेट का ऑपरेशन होता है ए डॉट बी। ए और बी जो गया वो फाइनल निकलेगा क्या? ए डॉट बी इनटू होकर। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला, ये इसका डायग्राम। अब अपन आते हैं ट्रूथ टेबल पे, जिसके बारे में पूछा गया है। ट्रूथ टेबल में हम लोग के पास इनपुट है ए और बी और आउटपुट है वाई। वाई की जगह पर क्या मिल रहा है? ए और बी जो गया था वो इनटू में होकर निकलेगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें 0 और 1 बाइनरी नोटिफिकेशन से हम लोग चलेंगे। ठीक है, 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। मतलब जनरल भाषा में सुनो ना, तो गेट क्या होता है पता है? हम लोग जैसे देखते हैं ना चौकीदार कहीं कहीं, वो लोग क्या करते हैं? उन लोग को इंस्ट्रक्शन होता है कि इस बंदे का नाम ये है, अगर ये आता है तो इसको अंदर आने देना, अगर ये नाम नहीं हो तो इसको अंदर आने नहीं देंगे। सो अगर 0 है तो वो अंदर नहीं जाने देगा, विच मीन्स ऑफ। और अगर 1 है तो उसको नोटिफिकेशन है कि 1 वाले को अंदर आने देना है, तो 1 अंदर जाएगा। तो ये है 0 और 1 बाइनरी का कुछ रूल रेगुलेशन। अब अपन देखते हैं इनपुट ए बी, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। ओके, तो ए भी 0 रखा हमने और बी भी 0 रखा। 0 इंटू 0 0, खत्म। फिर दूसरे वाले में ए को 0 रखा और बी को 1 रखा, तो 0 इंटू 1 क्या होता है? 0। फिर थर्ड केस में 1 और 0 रखा, ए को 1 और बी को 0, तो 1 इंटू 0 0। फोर्थ केस में हम लोगों ने रखा ए और बी दोनों को 1 1 1 इंटू करके 1। ओके, तो आंसर यहां पर 0 और 1 के फॉर्म में ही आएगा, 0 0 0 1। ये रहा इसका ट्रुथ टेबल। अभी हम लोग जल्दी ही, आज ही मैं लॉजिक गेट का भी वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो, ताकि हम लोग एग्जाम में अगर कोई भी लॉजिक गेट का क्वेश्चन आए जो हम लोग से ना छूटे। ओके, सो एंड गेट का ट्रुथ टेबल ये रहा। 0 0 रखने पे ए बी 0 मिलेगा, 0 1 रखने पे 0 मिलेगा, 1 0 रखने पे भी 0 मिलेगा और 1 1 रखने पे 1 इंटू 1 1। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? याद कर लो इस चीज को कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, सो वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई नॉट से। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, विच मीन्स वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। सो यहाँ पर फाई नॉट को किस नाम से जानते हैं? वर्क फंक्शन। एच प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू नॉट क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये रहा इसका रिलेशन। न्यू नॉट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, फाई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट चेंजेस व्हेन
इट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब सवाल ये है ना, ये आया ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं पूछा क्या गया कि अल्ट्रावायलेट लाइट अगर एयर से ग्लास में पास करे तो क्या होगा। अब यहां पर केस क्या है ना, पूछा गया फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो लाइट है ना, लाइट वैसे ही ट्रेवल करता है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग चेक करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट, वी स्टैंड फॉर फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, यहां पर फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। इसका आंसर होगा, ये आंसर यहां खत्म हो गया। इसमें अगर पूछा जाता फ्रीक्वेंसी छोड़कर वेवलेंथ और स्पीड, तो ये दोनों चेंज होते हैं। ओके, वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज होते हैं। अभी अपन देखते हैं कि क्यों चेंज नहीं हुआ। ये तो पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता, इसलिए आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ओके, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू डेंसर, एयर टू ग्लास। अब सवाल ये है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि ये रहा ग्लास, इसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। और एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। तो हम लोगों ने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा है, उसमें बोला जाता है इफ अ रे इंसिडेंट लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ वो लाइट जब रेयरर से एयर से ग्लास में क्रॉस करेगा तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ये रहा नॉर्मल की तरफ झुकना, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो ये रहा इसका डायग्राम। और इसमें आंसर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। डन। नीचे आते हैं, राइट एनी वन कंडीशन फॉर दी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस सस्टेन करने के लिए कोई एक कंडीशन लिखना है, मैंने दो लिख रखा है। ठीक है, पूछा बोला क्या जा रहा है कि द टू सोर्सेस आर मस्ट बी कोहेरेंट। क्या होना चाहिए, द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। ओके, मतलब कि कंटिन्यूअसली लाइट निकलते रहना चाहिए वहां से। द टू वेव्स मस्ट बी सेम फेज, जो दो फेज होगा, दो वेव होगा, उसका सेम फेज होना चाहिए। एंड बियर अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये इसने एक पूछा था, मैंने दो लिख दिया है, जो आपको याद रहे उसको लिख देना। ओके, अब एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्म वैल्यू क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले तो ये जान लो, किसी भी चीज में स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहा है विच मीन्स हम लोग उसके ऑपोजिट काम करेंगे। ऑपोजिट मतलब अगर वो पॉजिटिव से आ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, नेगेटिव। आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में। इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टैंड्स फॉर नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई न्यू नॉट। ये आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई न्यू नॉट में ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, 5 वोल्ट। न्यू नॉट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया, पॉजिटिव में 5 वोल्ट, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। क्यों, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टैंड्स फॉर नेगेटिव पोटेंशियल, दैट्स व्हाई हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया, -5 वोल्ट। ओके, इज इट क्लियर। चलो, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। हम लोग जल्दी देखने वाले हैं लॉजिक गेट और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, बाकी तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।